सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन क्लास 12th के लिए है और क्लास 12th के लिए हम एमसीक्यूज़ चूँकि डिस्कस कर रहे हैं तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले भी मेरी वीडियोस में हमने अलग अलग पेपर से एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है। तो हम 20 एमसीक्यूज़ जो कि सीबीएसई के किसी रीजन में पूछे गए हैं 2024 में, तो इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट को, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज़ करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि 18 हमारे पास डायरेक्ट एमसीक्यूज़ हैं और 2 क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन एंड रीज़न के हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है ये 1 मार्क का चूँकि एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें जो टाइम का बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन ए में ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पे आपको कोई चॉइस भी नहीं है किसी तरह की। तो इस सेक्शन को आपको 30 से 35 मिनट के बीच में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इट शुड नॉट टेक मोर देन 35 मिनट्स। तो आपको एक वन गो में क्वेश्चंस को करते हुए जाना है, रफ में उसको सॉल्व करना है जहाँ भी सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद अपने आंसर को लिखना है। आंसर लिखते वक्त आप ऑप्शन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऑप्शन लिखेंगे और उसका आंसर भी उसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। ऑप्शन ज़रूर लिखें, साथ में आंसर भी लिखना है। और जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो आपका रफ वर्क है, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन नंबर्स सारे ऑर्डर से डाल दीजिए 20 तक, और फिर जो है यहाँ पे ऑप्शंस लिखिए और उसके बाद इनके सॉल्यूशंस जो आंसर्स हैं वो भी लिख दीजिए। तो एक बार एक देखते हुए चले जाना है, जो जो क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली आ रहे हैं उनको आप लिखते जाइए आंसर्स, और जो जिनमें आपको लगता है कि इसमें टाइम लगने वाला है उसको आप स्किप कर सकते हैं, उसमें बाद में उसको देखेंगे जब बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये इसका तरीका है और क्लियरली ये लिखा जाना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चंस को और देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये 20 क्वेश्चंस में ही आपको देखना है। ये 20 क्वेश्चंस करने का मतलब है कि आप पूरा सिलेबस जो है, अपने सारे चैप्टर्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं उन सब के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस अगर दूसरे आएंगे तो उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम सीधा मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम सीधे आ जाते हैं। ये हमारे पास पेपर है, सीबीएसई की वेबसाइट से ही लिया हुआ पेपर है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ बहुत नया कुछ होना नहीं है। मैं पहले भी मेरी वीडियोस में बता चुका हूँ कि अलग अलग रीजन्स के पेपर्स सीबीएसई बनाता है। तो 5 अलग अलग पेपर्स तैयार होते हैं और फिर इनके अलग अलग 3 सेट तैयार होते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन पेपर्स आप मान लीजिए होते हैं। हर रीजन को एक पेपर जाएगा, उसके 3 सेट्स जाएंगे ABC। तो सेट्स में क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं, बट जो डिफरेंट रीजन के क्वेश्चंस हैं वो लगभग डिफरेंट रहते हैं। उसमें कोई किसी तरह की बहुत मैचिंग होती नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन कभी दूसरे रीजन में आया हो तो वो आपके रीजन में इस बार उस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो यही चीज़ है, चूँकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस को पूछा जाना है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं। तो ये हमारे पास एक पेपर है, तो इस पेपर का हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये आपको इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लें क्वेश्चंस करते वक्त। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है पहला क्वेश्चन आज का। अभी हम चूँकि कॉन्सेप्ट समझते हुए जाएंगे तो हम थोड़ा टाइम लेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, बट आपने एग्ज़ाम में ये बहुत जल्दी जल्दी ये काम करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन है आपके पास एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है कि इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। यानी आपसे पूछा है कि वन वन बट नॉट ऑन टू बट नॉट वन, बोथ वन एंड ऑन टू, नाइदर वन नॉर ऑन टू।
तो यहाँ पे इंजेक्टिव से मतलब हमारा 1 1 है और सर्जेक्टिव से मतलब ऑन टू है। अब सवाल ये है कि अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे जो इसका मेथड है तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का होता तो इस तरह से इसको सॉल्व करते। बट यहाँ पर हम क्विकली इसको कैसे इसका सोल्यूशन समझ पाएंगे, वो समझने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिए क्या इसे हम कोई परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जरा देख लीजिए, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 4 आएगा, और यहाँ पे प्लस 5 है, तो यानी एक हम 1 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सो द सेम फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन को देख करके करना है, तब आप इसका आंसर जल्दी से ढूंढ पाएंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको फिर एक चीज़ करनी है कि जब आप 1 1 देखने जाते हैं तो आप कोई दो वैल्यूज ऐसी ढूंढिए क्या कहीं उनकी जो इमेजेस हैं वो सेम तो नहीं आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं f1 निकाल के देखता हूँ, तो f1 करूँगा तो 1 माइनस 2 यानी -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 आएगा, तो f1 2 आ रहा है। अच्छा 1 के बजाय 3 डाल दूँ यहाँ पे f3, तो 3 - 2 वो भी 1 है, 1 का स्क्वायर ये भी 2 आ रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि f1 और f3 दोनों सेम है। f1 की वैल्यू इज इक्वल टू f3 की वैल्यू, बट जो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 1 1 होने से तो रहा, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। ये तो पता लग गया, तो ये क्विकली पता लग गया, अभी हमने इस तरह से किया तो जल्दी पता लग गया। अदरवाइज हम क्या करते, इस पूरे के लिए सॉल्व करते तो हमें टाइम लग जाता इसके सॉल्यूशन को ढूंढने में। अब हम चेक करते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है। बोला है कि R2 R फंक्शन है, यानी इसका जो कोडोमेन है वो R है। अब हम रेंज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन यहीं से आपको रेंज भी मिल जाएगी, y ही रेंज होती है, यानी fx y है, y की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब रेंज चेक करते हैं इसकी, कोडोमेन ऑलरेडी हमारे पास R है, ये ध्यान रखना है। अब आप x की कुछ भी वैल्यू डालिए यहाँ पे इसके अंदर, क्योंकि उसका स्क्वायर होना है, और स्क्वायर होना है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, फिर +1 भी होना है। तो मिनिमम वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 डाल दिया, तो 2 - 2 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये तब भी 1 आएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, +1 1, यानी ये 1 से कम कभी आएगा ही नहीं। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये पता चल रहा है इसको देख करके ही। तो यानी इसका मतलब जो इसकी रेंज है, रेंज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जबकि कोडोमेन इसका R है। तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो ये कहता है कि ये सर्जेक्टिव ही नहीं है, यानी नॉट सर्जेक्टिव। तो ये इतना आपने इसमें करना है, तब जा करके आपको इसका आंसर मिलेगा, यानी नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को समझना है, और 1 मार्क में ये क्वेश्चन है, आपको क्विकली इसे समझना है और जल्दी से इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया इस क्वेश्चन के पीछे, ये आपको इस तरह के किसी भी दूसरे क्वेश्चन में भी काम आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन। ये बोला है कि दिस मैट्रिक्स जो गिवन है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या है, सिमेट्रिक होती है तो क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, समझना आपको, ये मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो वो -a के बराबर होगी। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे एक ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रोज और कॉलम इंटरचेंज कर देने, तो AB1 यहाँ हो गया, C0 -5 यहाँ हो गया, -1 5 0 ये हो गया। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। नेगेटिव मतलब यहाँ सारा नेगेटिव कर दीजिए आप, -a -c
+1 -b 0 -5 -1 5 0। हमने नेगेटिव कर दिया है क्योंकि माइनस ए बोला है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट ए है और यहाँ माइनस ए है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए हुआ। इसको शिफ्ट करिए तो 2a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 2a की वैल्यू 0 हो गई। दूसरा एलिमेंट देखिए, b इज इक्वल टू माइनस सी है, दिस मीन्स b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा क्या है, 2a माइनस बी प्लस सी, 2a की वैल्यू 0 है, माइनस बी प्लस सी भी 0 है, तो आंसर हो गया 0। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आपने क्विकली सॉल्व करके इस तरह से आंसर देना है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 है, सच दैट एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज 8। और पूछता क्या है, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक तो फॉर्मूला है कि ए डी जे का ए का डिटर्मिनेंट होता है, ए का डिटर्मिनेंट पावर n-1, n उसका ऑर्डर है। और ये दूसरी चीज़ मालूम है कि अगर आप ट्रांसपोज कर दें किसी मैट्रिक्स का, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है और एक्चुअल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। यानी रोज और कॉलम इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब सिंपल काम करना है, मुझे ये चाहिए तो ये इसी के बराबर होगा, और यहाँ पर से मैं ये निकाल लेता हूँ। तो इसमें एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है जो कि 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 यानी 2 लिख लेंगे, 3 - 1। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया, 2√2। 8 का जब रूट करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। वही आपके ट्रांसपोज का भी होगा, तो 2√2 ढूंढ लीजिए कहाँ है। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस तरह का, कुछ न कुछ इसमें से आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, यानी दो मैट्रिक्स दी हैं, एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स है, दोनों ही आपको दे दिए हैं। मैं आपको सिंपल अगर समझाऊं तो ए अगर मान लीजिए ये है क्या, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1, ये ए है। तो इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ए का इनवर्स भी दिया हुआ है। इनवर्स क्या है, इनवर्स है 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, ये आपके पास इसका इनवर्स है। अब हमें मालूम है कि जब दो मैट्रिक्स आपके पास हैं और एक मैट्रिक्स दूसरे की इनवर्स है, तो ए इनवर्स जो है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का प्रोडक्ट देखना है और उसे आई के इक्वल करना है। अब प्रोडक्ट भी पूरा नहीं करेंगे, जरा देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपका ये MCQ का क्वेश्चन है तो आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको क्विकली इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये मैंने ए लिख दिया, ए इनवर्स भी लिख दिया, 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, ये आपने दोनों लिख दिए। और इज इक्वल टू आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर का ही, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ कुछ करना नहीं। अब आपको देखिए केवल आपको लेमडा ही तो पूछा है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो आप उस वाले एलिमेंट को पकड़िए जिसमें लेमडा आएगा। अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो इस रो को यहाँ एक बार करूँगा, यहाँ एक बार करूँगा, यहाँ एक बार करूँगा, तो आपको फर्स्ट 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अब आप देखिए, अगर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करूँगा तो पहला एलिमेंट आएगा, कुछ आ गया मान लीजिए, छोड़ देते हैं उसको, उसमें लेमडा है नहीं। सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम से करते हैं, तो सेकंड एलिमेंट के लिए ये वाला एलिमेंट हम ढूंढते हैं। तो देखिए क्या होगा, 7 और ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ये रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम आपका सेकंड है। तो 7 3 जा 21, ये है, -3 लैम्डा एंड -9, इतनी चीज़ें आ गई।
ठीक है। तो यानी आपने फर्स्ट रो को इसको पकड़ा क्योंकि आपको लेमडा चाहिए, और ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे देखिए सेकंड एलिमेंट 0 है, तो इज इक्वल टू 0 है। तो कुछ नहीं करना, क्विकली इसे सॉल्व करना है। बहुत पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे केवल लेमडा चाहिए। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो 21 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 लेमडा हो गया, और 21 में से अगर 9 आप माइनस कर देंगे तो 12 आएगा। 12 इज इक्वल टू 3 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 4। तो लेमडा की वैल्यू 4 देखिए कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तरीका है क्विकली सॉल्व करने का और अपने आंसर तक पहुँचने का। अगर आप पूरा मल्टीप्लिकेशन में लगे रहेंगे तो आपको टाइम इसमें चला जाएगा, आप उसका सॉल्यूशन बहुत टाइम लगा देंगे तो आपका टाइम का इश्यू आपको आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने ये सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन में बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है इक्वल है, तो दोनों में से एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, ये सिंपल है, फिर भी इसको कर लेते हैं। इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस का, इसमें कोई ज़्यादा आपको देर नहीं लगेगी। लिख लेते हैं केवल। यहाँ पे देखिए ये आपका 3 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे -2 एंड x है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका रो है, ये कॉलम है, तो एक एलिमेंट मिलेगा। तो ये हो गया 5x -2, और ये तो 0 ही हो गया। इधर आ गया 1/1 इज इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा -6 ये हो गया, प्लस x ये हो गया, ये भी सिंगल। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। 5x -2 इज इक्वल टू -6 प्लस x को इधर ले जाएंगे तो 4x हो जाएगा, और -6 प्लस 2 हो जाएगा। 4x -4 है और x -1 है, तो देखिए -1 है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये कंपैरेटिवली सिंपल है, क्विकली आपने इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपने देखा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब कहते हैं तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद है आपको पेपर में, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड मैट्रिक्स ए स्क्वायर। अब आपसे ए स्क्वायर पूछा है, ए आपको गिवन है। ए क्या गिवन है? बोला है कि ए आई जे है और 2/2 का ऑर्डर है। तो सबसे पहले जब 2/2 ऑर्डर बोल रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। यही है आपका 2/2 का मैट्रिक्स। बट कंडीशन गिवन है कि AIJ कैसे डिफाइंड है। AIJ इज डिफाइंड एज मैक्सिमम IJ माइनस मिनिमम IJ। तो अब हम इसमें से लिखते हैं इस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम IJ। अब इसमें तो मैक्सिमम IJ जब देखेंगे 1 1 में, तो मैक्सिमम भी 1 है और मिनिमम भी 1 है, तो ये तो 0 हो जाना है क्योंकि डिफरेंस लेना है। इसमें देखिए मैक्सिमम क्या है 2, मिनिमम है 1, तो ये 1 आ जाएगा डिफरेंस। और यहाँ पे 2 1 है, तो मैक्सिमम IJ मतलब 2 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू है 2 और मिनिमम वैल्यू है 1, तो ये भी 1 आ जाएगा, और 2 2 में ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये है। आपसे पूछा है A स्क्वायर, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 1 1 0। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 से 0 गया, ये 0 हो गया। 1 से 1 ये 1 आ गया। 0 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 से करेंगे 0, तो ये दूसरा एलिमेंट 0 है। 1 से 0 ये भी 0 हो जाएगा, और 1 से 1 ये 1 प्लस 0। तो आपका आंसर हो गया 1 0 0 1। देखिए 1 0 0 1 कहाँ पर है? 1 0 0 1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 7th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर y इज इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपको। आपको सिंपल डिफ्रेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे अप्लाई करिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और दूसरा तरीका है कि आप इसको इधर लेके जाइए फिर कर लीजिए। तो मैं इसको अगर ऐसा लिख लूँ, ई की पावर y इज इक्वल टू 1/x। अब डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, तो ई की पावर y होगा, साथ में dy बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होगा डिफ्रेंशिएशन। अब x की वैल्यू 1 है, दे रखा आपको, तो x की वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो ई की पावर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपका यहाँ से आ गया -1/x
1 अपॉन ई की पावर y। तो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 1 आपसे पूछा है, तो e की पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन ई की पावर y आ गया। और e की पावर y ऑलरेडी आपके पास चूंकि 1 अपॉन x है, तो इसको -1 अपॉन x लिखेंगे और ये -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा। तो अब आप आंसर देख लीजिए, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया है, तो -1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी तो 1 मार्क में दिख रहा है, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है हमसे। तो यहाँ पे, और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, यानी ये क्वेश्चन हर बार लगभग इस तरह का एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसमें आप देखिए एक फंक्शन है u जो कि e की पावर साइन स्क्वायर x है, और एक फंक्शन है v जो कि cos x है। तो बोला है कि e की पावर साइन स्क्वायर x को आप cos x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो मैंने बताया हुआ है कि ये आपको क्वेश्चन जो है, मेरी पिछली वीडियोस में भी कई बार ये डिस्कशन किया इस तरह का क्वेश्चन हमने। तो ये हम सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे चेन रूल लगा देते हैं, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x का फिर x स्क्वायर से होगा यानी 2 साइन x हो जाएगा, फिर साइन x का यानी cos x हो जाएगा। ये तो आपका du अपॉन dx हो गया। इसी तरह से dv अपॉन dx निकाल लेते हैं, cos x का आप करेंगे तो ये माइनस साइन x होता है, ये आपको मालूम है। अब आपसे पूछा है कि u को v के रेस्पेक्ट में, यानी आपसे पूछा है du अपॉन dv, तो डिवाइड कर देंगे। e की पावर साइन स्क्वायर x इंटू 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाई माइनस साइन x। तो साइन x आपका कट गया, जो बच गया वही आपका आंसर है। तो आप देख लीजिए -2 है, cos x भी बचा है, e की पावर साइन स्क्वायर x भी बचा है। तो कोई ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, -2 cos x e की पावर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप 2 मार्क्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर MCQs में नहीं आया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। ये देखिए लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है। तो फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो मिनिमा को समझाता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू है x/2 प्लस 2 अपॉन x। तो मैक्सिमा मिनिमा का सबसे पहला स्टेप है कि आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करिए, x/2 का 1/2 हो जाएगा, और 2 अपॉन x है तो यानी 1 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, तो ये -2 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। पहला स्टेप कि डिफ्रेंशिएट करें। दूसरा स्टेप f(x) को 0 करें, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो 1/2 -2 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 upon x square is equal to 1 upon 2. This implies x square is equal to 4, x is equal to plus minus 2. तो x की दो वैल्यूज मिल गई हैं, एक +2 है और एक -2 है। अब आपसे लोकल मिनिमा पूछा है, तो मिनिमा के लिए या मैक्सिमा के लिए कुछ भी आ जाए, आपको सबसे पहले सेकंड ऑर्डर निकालना है, यानी इसका आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, f'(x) करिए। f'(x) करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -1 अपॉन x³ -2 अपॉन x³ आएगा इनफेक्ट, क्योंकि ये 1 अपॉन x स्क्वायर है। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये -2 अपॉन x³ आता है। तो -2 अपॉन x³ आएगा तो ये +4 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी है, अपॉन x³। अब आपने देखना है कि ये f'(x) इनमें से किस पर पॉजिटिव होगा। दो चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे। f'(x) अगर पॉजिटिव है x की किसी भी वैल्यू पे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, पॉजिटिव होने का मतलब मिनिमा, और f'(x) का उस x की वैल्यू पे नेगेटिव होने का मतलब मैक्सिमा। ये भी याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि इसके बिना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं x को 2 लाता हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, -2 लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 ही लेके आऊँगा, तो यानी 2 पर ये मिनिमा होगा, ऐसा पता चल रहा है। तो आपसे यही पूछा है कि किस पॉइंट पे ये मिनिमा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए।
2 पे मिनिमा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और फिर यहाँ भी दिख रहा है। देखिए y इज इक्वल टू है 7x माइनस एक्स क्यूब, एक फंक्शन है आपके पास में, एक कर्व दे रखी है, x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट्स पर सेकेंड, यानी dx बाई dt टाइम के साथ है, ध्यान रखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 2 यूनिट्स पर सेकेंड, ये पर सेकेंड है तो यहीं से पता चलता है कि dx बाई dt है। अब देखिए द रेट एट विच द स्लोप ऑफ कर्व इज चेंजिंग, स्लोप, ये कर्व नहीं, कर्व का स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है ये बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर जरूर गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप का मतलब m का मतलब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं पहले, डिफ्रेंशिएट करिए, 7x का 7 हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारे काम का है m। हमें अब फंक्शन से इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें इसका रेट ऑफ चेंज पता करना है। तो अब हम इसको dm अपॉन dt करेंगे, t के टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये हो गया 3 2 जा 6x, साथ में dx बाई dt, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यही dm अपॉन dt आपको निकालना है कहाँ पर, x की वैल्यू दे रखिए 5, तो डाल दीजिए वैल्यू, माइनस 6 इंटू एक्स है 5, dx बाई dt ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 2, तो 6 5 जा 30, 2 जा 60, माइनस 60 ये आपका यूनिट्स पर सेकेंड, ये आपका इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये माइनस 60 आपका आंसर है, तो यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका, ये इस तरह से क्वेश्चन होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ये। अब वापस देखिए, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है हमको, तो कैसे इसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू लॉग x का स्क्वायर dx, ऐसा दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप log x को t ले लें, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। तो आपका देखिए इसमें से क्या क्या चला जाएगा, 1 अपॉन x भी चला जाएगा और dx भी चला जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन में बच क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग x को आपने t लिया है तो t स्क्वायर बचेगा, dt हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, t की पावर -2 कर लें, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस c। तो ये क्या हो गया, t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, यानी ये आप इसको नीचे ले लीजिए, -1 अपॉन t प्लस सी, -1 अपॉन लॉग x प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन, इनफैक्ट 13 नहीं है, 12 क्वेश्चन होना है। 11 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 12th क्वेश्चन है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए, बट डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले फंक्शन इसमें देखिए, आप फंक्शन आपके पास क्या है, ये है x मॉड x, इस तरह से आपको फंक्शन गिवन है। तो इसमें आपको पहले ये मॉड्यूलस फंक्शन का जब भी हमने क्वेश्चन किया है तो हमें मालूम है कि हमें इसे ठीक से लिखना पड़ेगा। x लेस देन 0 होगा तो ये -x² हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये x² हो जाएगा। ये आपका इस तरह से फंक्शन। अब आप इंटीग्रेशन लिख लेंगे, इंटीग्रेशन, और ये देखिए -1 से आपकी लिमिट है 1 तक, तो आपको 0 पे रुकना पड़ेगा, तो आप इसको ब्रेक करेंगे। तो पहले -1 से 0 तक लेके जाएंगे, जिसमें कि आप ये वाला फंक्शन लिखेंगे x² dx माइनस के साथ, प्लस
ये क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, जब हमारी लिमिट a से b है तो हम उसे बीच में रोक सकते हैं, खासतौर पर जब भी मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास आएंगे। फिर 0 से 1 लेके जाएंगे और फिर x स्क्वायर dx लिखेंगे। अब आप सिंपल इंटीग्रेशन कर दें, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 ये है, लिमिट है आपकी -1 से 0, प्लस ये है एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 1। सो सिंपली अप्लाई लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। जब 0 आपने अप्लाई किया तो ये 0 हो गया, माइनस एक साइन आता है, फिर आप -1 डालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, फिर माइनस है प्लस हो जाएगा 1/3, ये ऐसे आने वाला है, प्लस 1/3 ये तो सीधा सीधा है, 0 डालेंगे तो ये आपका 0 ही हो गया। इसका आंसर आपको 0 मिलने वाला है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कंपैरेटिवली आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एरिया बाउंड्री रीजन, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो ये अच्छी बात है और ये आपको मदद करेंगे जब आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको केवल MCQs में ही नहीं मदद करेंगे, जब आप कोई 2 मार्क्स 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको इनकी हेल्प मिलेगी। देखिए y² = 4x है, तो राइट हैंडेड पैराबोला है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मली आता ही है आपके एग्जाम में, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हम एक यहाँ पे बना देते हैं। ऐसा कुछ है, एक राइट हैंडेड पैराबोला है, तो ये पहला कर्व हो गया। x एक्सिस ऑलरेडी आपने देख ही ली है, x = 0 y एक्सिस की लाइन हो गई, ये x = 0 हो गई हमारी लाइन। इसके अलावा x = 1, तो कहीं यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये x = 1 एक लाइन हो गई। ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए x एक्सिस के साथ एरिया फाइंड आउट करना है, तो केवल हम एक रीजन यानी इतना ही एरिया निकालेंगे। तो यही एरिया हमसे पूछा है, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एरिया बाउंड्री रीजन का क्वेश्चन हो गया, तो एरिया = हो गया, लिमिट हो गई आपकी क्या, 0 से 1। फंक्शन क्या हो गया, यहाँ से फंक्शन देखिए, y² = 4x है, तो y क्या हो गया, 2√x। तो यहाँ पे 2√x dx आप इसको कर लें सॉल्व, तो ये आप आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो √x मतलब x की पावर 1/2 है, तो आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऐसा ये आ जाएगा, और लिमिट है आपकी 0 से 1। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें फर्दर, तो देखते हैं क्या आ जाएगा, 2। ये 3/2 को तो यहाँ पहुँचा देते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 3/2 है, इस पर हम 0 से 1 लगाएंगे तो 1 ही आएगा, तो ये कुल मिला के 4/3 ही मिलेगा। 4/3 देख लीजिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपका इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको 3 मार्क्स में भी मिल सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे आपको MCQs में मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो आपका सिंपल लग रहा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें ऑर्डर पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, d4y/dx4 माइनस साइन। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑर्डर तो मिल जाएगा हमें, इसमें ऑर्डर तो 4 है, इसका आंसर तो यही हो गया। बट इस तरह के क्वेश्चन में अगर डिग्री पूछ ले तो डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये साइन के साथ एंगल में ये आ चुका है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये साइन के साथ एंगल के फॉर्म में आ जाए या ई की पावर में आ जाए तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ऑर्डर डिफाइंड है ऑफ कोर्स। तो ये 4 आपका ऑर्डर हो गया, तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख करके ही आपको आंसर मिल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and Q are PQ रेस्पेक्टिवली। ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको देखिए आप कैसे करेंगे। ये मान लीजिए कोई आपका पॉइंट है P, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर आपको P दिया हुआ है, P वेक्टर, और इसका Q वेक्टर दिया हुआ है। अब ये पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होते हैं। मतलब यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये ओरिजिन है यहाँ पे इस जगह पे, इसी के रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं सारे पोजीशन वेक्टर्स ऐसे। अब आपसे क्या पूछा है, द पॉइंट R डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 3:1। कोई पॉइंट यहाँ पर है R
जो कि इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये भी आपको देखना है। तो ये हमारा OR वेक्टर पहले हमें निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इसमें आगे कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम R का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ R पॉइंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए, ये आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 1 इंटू P यानी P वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 यानी 4। तो 3Q वेक्टर प्लस P वेक्टर डिवाइडेड बाई 4, ये तो हमें R वेक्टर मिला, लेकिन R पूछा है क्या। एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PR, इस PR का मिड पॉइंट S है, ये पूछा है यहाँ पे S, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब इस जगह का पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा है, ये वाला। तो इसमें इतना ही नहीं था, सिंपल सा, ये आपसे पूछा गया है, इसमें ये पूछा है, और ये आपका 1:1 यानी मिड पॉइंट है। अब आपको इन दोनों में फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो PV ऑफ S लिखना है आपने यहाँ, तब मिलेगा आपको। तो क्या करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी ये है, तो 1 इंटू दिस, तो यानी ये 3, मैं इसको लिख लेता हूँ 3Q प्लस P अपॉन 4 और 1 प्लस 1 इंटू P यानी प्लस P वेक्टर डिवाइडेड बाई मिड पॉइंट है तो 1 प्लस 1 यानी 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4P और 1 5P, तो 5 तो P के साथ है प्लस 3Q वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 टू जा 8। ढूंढिए 5P प्लस 3Q अपॉन 8, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपसे इस तरह का ज़रूर पूछा जा सकता है। ये अगर 1 मार्क में नहीं है MCQs में, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16 में क्या पूछा है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास 16th क्वेश्चन है। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये 3D का क्वेश्चन आ गया आपके पास में, क्वेश्चन 16। इसको कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, x अपॉन 1 है, y अपॉन -1 है और z अपॉन 0 है। आपसे पूछा है कि द एंगल विच दिस लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ। आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो L है यानी कॉस अल्फा है, y एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, m है यानी कॉस बीटा है, और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो LMN है जो कि कॉस गामा है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, y एक्सिस के साथ यानी कॉस बीटा की वैल्यू, m की वैल्यू यानी बीटा आपसे पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपसे बीटा पूछा हुआ कितना होगा। अब कैसे करेंगे देखिए, अब ये बहुत सिंपल है लेकिन आपको समझना है। ये जो दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन के नीचे आप देख रहे हैं, ये b वेक्टर है यानी पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी ये i कैप माइनस j कैप और प्लस 0 k कैप, ये आपको b वेक्टर दिया हुआ है। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाइए। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया 1 प्लस 1 दैट इज √2, क्योंकि ये तो 0 है। अब इसका यूनिट वेक्टर लिखिए b कैप, तो b कैप हो जाएगा 1 अपॉन √2 i कैप माइनस 1 अपॉन √2 j कैप प्लस 0 अपॉन √2 k कैप। जैसे ही आपने ये यूनिट वेक्टर लिख लिया, समझ लीजिए यही आपका L है, ये आपका M है और ये आपका N है। तो हमें क्या चाहिए, हमें M चाहिए, बीच वाला, हमें कॉस बीटा चाहिए। तो यानी M इज इक्वल टू यानी कॉस बीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √2। तो कॉस बीटा -1 अपॉन √2 कहाँ पर मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 जो एंगल होगा यानी 45, 90 प्लस 45, तो ये कॉस 135 है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो बीटा आपका 135 है, क्या डिग्री में है, नहीं, इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए, 135 इंटू पाई अपॉन 180। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 15 9 जा ये हो गया, और 15 12 जा हो गया, 3 3 जा 3 4 जा 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये हमारे पास 17 है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, ये पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू दिस, ये लाइन। अरे इस लाइन को पहले हम ठीक से लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए पहले। तो कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। हम ये लिख लेते हैं 2i कैप, मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं पहले, लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप माइनस के कैप। अब इसको थोड़ा इस तरह के फॉर्म में ले आइए। 2i कैप है, लेमडा जे है तो जे के साथ है नहीं, माइनस के कैप है तो यहाँ पे के कैप लिख लेते हैं, प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लाइन आपकी आ चुकी है। यहाँ से आपको बी मिल जाएगा। बी क्या है, आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस 2 के कैप। यहाँ से आपको बी वेक्टर मिल गया। अब आप आसानी से कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन लाइन की क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी होती है। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन होती है। तो यही हमने लिखनी है। तो अब आसानी से हम लिख लेंगे, x1 y1 z1 आपके पास हैं तो x माइनस 1 अपॉन, यहाँ से देखिए ये 1 है, इसी तरह से y प्लस 3 अपॉन b क्या है वो भी 1 है, इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन c, यहाँ पे 2 है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। x माइनस 1 अपॉन 1, y प्लस 3 अपॉन 1 एंड z माइनस 2 अपॉन 2, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा था, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के ही सॉल्व करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ओके, आइए एमसीक्यूज़ का असर्शन रीजन को छोड़ दें तो ये लास्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमारे पास असर्शन रीजन के होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए बाई बी इज इक्वल टू, ये देखिए ये क्या बोला है तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18 है, पी, ये आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी हो गया इज इक्वल टू बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है, नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी बोला है। ठीक है, तो पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला लगाइए आप। यहाँ भी होगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों इंटरसेक्शन है तो ये दोनों तो आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ है हमारे पास कंडीशन ऐसी, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बट ये हमको मिल गया डी ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, ये हमारा ऑप्शन आपको, ये डी ऑप्शन इसमें दिख रहा है करेक्ट, तो यही आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब आते हैं हम असर्शन रीजन के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। ये है हमारा 19 क्वेश्चन, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस 1। ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉस का या साइन का दोनों का ही जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन में वो -1 से 1 ही होता है, ट्रू है। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज, नहीं ये गलत है, ये 0 से पाई होती है, आपको पता है, बहुत सिंपल सा इसका है। तो यहाँ पे असर्शन आपका ट्रू है, रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये चूँकि फॉल्स ऑप्शन सेकंड है, ये आपका ट्रू है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है। 20 क्वेश्चन हम करेंगे, हम केवल MCQs करेंगे, सेक्शन बी हम अभी नहीं करेंगे। तो हम 20th क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर्स ए बी सी, ये 3 वेक्टर आपको दे दिए हैं, रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। बहुत सिंपल सा काम है, कोई 2 साइड्स, यानी राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री पे, यानी 2 साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो कोई 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखिए 0 होता है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। हम अगर यहाँ से ए डॉट बी देखेंगे तो ए डॉट बी करके देखते हैं, तो ये है 60 -4 + 48, ये तो 0 है नहीं, नॉट इक्वल टू 0। तो ये ए और बी ये तो परपेंडिकुलर है नहीं। ए और सी देखते हैं,
ए डॉट सी करके देखते हैं। 6 4 जा 24, -4 2 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, -16, ये हो गया 0। तो यानी ए डॉट सी 0 का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू सी, तो ये राइट ट्रायंगल है, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट। अब क्या लिखा है रीजन में, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ विच नन ऑफ द 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं जिसमें से कोई दो, नन ऑफ 2 आर कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है, फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं। इफ देयर रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर और सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज, बिल्कुल ठीक है। आपको ये मालूम है कि इस तरह का अगर कहीं पे कुछ सिचुएशन होती है तो ये देखिए, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और हम अगर एक तरफ से चलें, अगर एक ही डायरेक्शन में चलें, तो इसको मैं ऐसे नहीं करूं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी बात। ये कर लेता हूं, यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर इसको डायरेक्शन इधर ले लेते हैं। तो ये अगर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इन तीनों का सम जो है वो 0 होता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर से। ये इस तरह का होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसका अगर डायरेक्शन बदल दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो बनता नहीं है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका बनता है। दोनों ही सही है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस वन। इस तरह से आपका ये 20 क्वेश्चंस का MCQs का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। आई होप बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें हमारे पास थे। मैंने पिछले भी वीडियोस डाली थी आपके लिए इन्हीं MCQs की, उस वीडियो से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं, यानी उस पेपर से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में है। तो उसमें कंपैरेटिवली आसान थे, इसमें थोड़ा सा आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको अटैम्प्ट कर पाएँ और जल्दी से कर पाएँ, टाइमली, क्योंकि हमने अभी एक्सप्लेनेशन किया तो इसलिए टाइम लिया है। अदरवाइज आपको क्विकली करना है, जल्दी जल्दी आंसर्स ढूंढने हैं आपको। सिंपल शॉर्ट तरीका इसका सीख कर जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। तो आई होप आपको मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है तो ज़रूर डालें आप, आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप बोर्ड के पेपर्स से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बड़ी आसानी होगी और आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।